बच्चों को एज अ करियर गाइडेंस के तौर पे पीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम इनकी तैयारी करवाई जा रही है। थोड़ा फनी वे में बताना चाहूँगा। जी बताइए। ऐसा मेरा मानना है, अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा पैसे का बर्डन, लोन का बर्डन ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो रही है सर। आप थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा सर, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो माइंडसेट के बारे में जैसा पूछा है उससे सीधा सीधा मैं कहूँगा कि आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने सपने बड़े रखेंगे। तिवारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की कैसे तैयारी करें? यदि आप पीएससी की फाइट करना चाह रहे हैं तो पीएससी के लिए आपको किन चीजों पर गंभीरता बरतना चाहिए? पीएससी के लिए किन चीजों को, किन सब्जेक्ट पर आपको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए? आखिर आपकी बेसिक कैसी होनी चाहिए? तमाम तैयारियों, जो पीएससी की जो तैयारी होती है उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक प्रधान सर से जानेंगे कि जो बच्चा पीएससी का ख्वाब लेकर आगे बढ़ रहा है उसे कैसे तैयारी करना चाहिए। सर, वोकल टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू रवि। सर, पहला सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा सर, यदि कोई बच्चा पीएससी की तैयारी करना चाह रहा है तो सर उसका माइंडसेट उसको कैसे बनाकर चलना चाहिए? माइंडसेट के विषय में थोड़ा सा बताइए सर। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले वोकल टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अनूठी पहल जारी की है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आने वाले समय में हमारा जो एग्ज़ाम का पीरियड अभी चालू जैसे हो रहा है, दिसंबर से हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, फिर जनवरी फरवरी से हमारा मेंस अपना 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम भी चालू हो जाएगा। तो उसके बाद जो 12वीं के बाद जो करियर ऑप्शन होता है उसके संबंध में जैसा आपका जो प्रश्न था कि पीएससी की तरफ रुझान रखने वाले विद्यार्थियों को कैसी तैयारी करनी चाहिए, उनकी मानसिकता क्या रहनी चाहिए, उसके संदर्भ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा 12वीं के बाद भविष्य में एज अ सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो उसको 12वीं के बाद ही अपना माइंडसेट इस तरह का बनाना चाहिए कि वो अपना ग्रेजुएशन कुछ इस तरह से रखे जो उनके आने वाले जो पीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनसे संबंधित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेनिफिट बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले को उनको ना सी सेट जो पेपर होता है हमारा सेकंड फ्लोर उसमें मिल जाता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम आर्ट्स का सब्जेक्ट लेंगे तो हम पीएससी में क्वालिफाई कर पाएंगे या सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये धारणा पूरी तरह से गलत है। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले ही सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। ये अलग बात है कि सी सेट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि सी सेट उनको एक थोड़ा एक्स्ट्रा एज दे देता है। पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पीएससी ऐसा कुछ नहीं करता। पीएससी बैलेंस करके चल रहा है। उसने सी सेट को क्वालिफाइंग किया है तो जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले भी हैं वो भी अगर प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे तो उनका पीएससी में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो माइंडसेट के बारे में जैसा पूछा है उससे सीधा सीधा मैं कहूँगा कि आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने सपने बड़े रखेंगे सिविल सर्वेंट बनने के लिए और त्याग और समर्पण की भावना पहले आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। सर, चूंकि जनता ये जानना चाहती है, हमारे चैनल को बहुत लोगों का प्यार मिलता है सर, और लोग कह भी रहे थे कि एक इंटरव्यू आपका भी हो जाए, सर से भी इस मैटर को लेकर बातचीत करें, और आज वो समय आ गया कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सर, हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में जानना चाहेंगे। आपको परिवार में कैसे माहौल मिला सर? जब आपने शुरू से एम बना लिया था कि मुझे एक अधिकारी बनना है, इस लेवल पर पहुंचना है? आप किस तरह का एम बनाकर चले थे सर? आपके परिवार का पारिवारिक माहौल कैसा था, पृष्ठभूमि कैसा था? एक सवाल में मैं पूरी चीजों को जानना चाहूंगा सर। जैसा कि आपने पूछा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी किसानी फैमिली से बिलोंग करते थे। पिताजी मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पहले सर्वेयर के पोस्ट में थे, बाद में वो आगे जाके एडीओ बने। हमारा जो पारिवारिक माहौल शुरू से ही पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे पिताजी के माध्यम से हम लोग को पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ने का हमेशा से प्रोत्साहन मिलता रहा था। और मेरे बड़े पापा, मेरे पिताजी, हमारे जितने भी भाई कजन्स हैं, सभी हमारा बैकग्राउंड घर का मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। मेरे सभी भैया दीदी लोग सभी डॉक्टर्स हैं और मैं मैथमेटिक्स था पहला बंदा अपना जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने के बाद मैं आगे जाके इंजीनियरिंग किया। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। देन उसके बाद मैं एमबीए करना चाह रहा था तो उस फील्ड में मैं गया। मैं पहले स्टार्टिंग से पीएससी के रुझान में नहीं था, पर मेरा करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया या फिर सोशल साइंस, सोशल अवेयरनेस का जो पोर्शन था वो हमेशा से मैं उसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील करता था। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें जुड़ा हुआ रहता था। राजनीतिक, पॉलिटिकल साइंस के जो विषय रहते थे इन सब विषयों से मैं जुड़ा रहा था। धीरे से फिर कैट का मैंने क्लियर किया, बट चूंकि आर्थिक स्थिति उतनी थी नहीं, उस कॉलेज के फीस बहुत होते थे तो मैंने उसको छोड़ा। फिर मैंने क्योंकि मैंने मिडिल क्लास फैमिली से था, एजुकेशन लोन लेके मैं पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं मुझे एक मन में था कि कैसे भी करके छोटा मोटा एक जॉब ले लिया जाए
और जॉब के बाद अपना लोन भी हमारा होते जाएगा, कटते जाएगा इधर, और इधर तैयारी भी होती जाएगी। इस बीच मैंने बैंकिंग, एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले। उसके बाद जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो इंडियन आर्मी के लिए हुआ था एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। देन उसके बाद मैंने रेलवे का एक एग्ज़ाम निकाला था। उसके बाद फिर मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकाला था, जिसमें मेरी पहली पोस्टिंग मैनपुर ही था। फिर उसका लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकला। देन उसका पीएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा नहीं निकला था। इसी बीच में सेकंड अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम निकला। सेकंड अटैम्प्ट में प्री भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू निकला। 2015 पीएससी था मेरा, और उसमें मैंने 54th रैंक ऑल ओवर छत्तीसगढ़ हासिल की थी, और जिससे मुझे इस पोस्ट में आने का अवसर मिला। अच्छा सर, आपके कुछ बैचमेट अधिकारियों से भी हमने चर्चा की है। उनका कहना है कि प्रतीक प्रधान सर शुरू से एकदम गंभीर सोच वाले व्यक्ति हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद उस काम को लेकर फैसला लेते हैं। सर, पढ़ाई के दौरान मन में कोई ऐसा डाउट आया क्या कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरे लिए हार्ड है, या कई बार कुछ चीजें ऐसे आई क्या सर आपके सामने कि नहीं, कोई पहाड़ जैसा समस्या मेरे सामने खड़ा हो गया है, अब इस समस्या को मैं कैसे दूर करूंगा? कुछ ऐसा कोई मोमेंट है क्या सर जो आप हमारे चैनल के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसा है। मैं इसको थोड़ा एकदम सीरियस इंटरव्यू नहीं बनाते हैं, थोड़ा फनी वे में बताना चाहूँगा। जी बताइए। ऐसा मेरा मानना है, अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा पैसे का बर्डन, लोन का बर्डन ऐसा होना चाहिए। मेरे पास लोन का बर्डन था, अब उससे बड़ा बर्डन तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब मेरे को लोन चुकाना है अपना, तो मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा। इस वास्ते मैंने ना, मेरे मन में धारणा थी मेरे को लोन चुकाना है तो कहीं ना कहीं मेरे को जल्दी से जॉब लेना है। उसको मैं मन में धारणा लेके जब मैं पढ़ा ना, तो मेरा एग्जाम्स के लिए ना थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ा, तो मेरा एग्जाम उसके बाद ना निकलना चालू। लेकिन मैंने हार्डवर्क बहुत किया था। मेरे जैसा आप बता रहे हैं बैचमेट्स के से आपने बात की, उन सभी जानते हैं कि मैंने हार्डवर्क किया था उस समय। और डर या किसी तरह का कोई बर्डन, मैं सच बोलूँगा तो देखिए भाई, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, असफलता से बड़ा डर और असफलता से बड़ा बर्डन तो कुछ नहीं होता। अगर आप असफल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के पीछे आपकी उम्मीदें रहती हैं, बट हाँ, इस मोमेंट को अगर आप लोग संयम के साथ धैर्य रखते हुए क्रॉस कर लिए तो मेरा नहीं ख्याल है फिर आपको कोई बर्डन महसूस भी होगा। सर, एक सवाल आपके जीवन से जुड़ा एक सवाल है सर, और ये सवाल कहीं ना कहीं आपको भावुक भी कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ। सर, आपके पिता नहीं रहे अब, आपके स्वर्गीय पिता। सर, आपके स्वर्गीय पिता को याद करके सर आपकी कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो रही है। सर, आप थोड़ा सा माफी चाहूंगा सर, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सर, आपके पिताजी नहीं रहे। सर, पापा जब आपके जीवित थे सर, तो पापा पढ़ाई के दौरान पापा कुछ चीजों को कहा करते थे क्या, या पापा के साथ कोई ऐसा पल सर जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए हैं? उन बातों को, कुछ बातें हैं क्या सर, ऐसे कुछ बातें पढ़ाई के लिए जो पापा कहा करते थे, उन बातों को बताएंगे क्या सर? हाँ जी, आपने बहुत ही भावुक करने वाला प्रश्न एक पूछा है। मैं आपको अपने पापा से जुड़ी ज़िंदगी की बहुत अच्छी बातें बताऊंगा पहले, लेकिन उससे पहले अपने पिताजी के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। मेरे पिताजी ना एकदम ज़िद्दी किस्म के इंसान थे। वो जो चीज़ ठान लेते थे ना, वो करवा के रहते थे। मेरे भैया, फॉर एग्जाम्पल, मेरे भैया का है मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरे फादर साहब ने ठान लिया था कि इनको मैं डॉक्टर बना के रहूँगा, और फाइनली उनका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। देन फिर मेरी बारी आई, तो वो कहीं ना कहीं ठान के रखे थे कि मेरा एक बेटा तो अधिकारी बनेगा करके। तो वो हमेशा से बड़ों का, हमारे सीनियर्स का, अपने अधिकारी साथी जो रहते थे उनके बच्चों का एग्जाम्पल हमको समय समय पे देते रहते थे कि उनका लड़का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उनसे गाइड ले लो। मैं ओपी चौधरी सर से बहुत इंस्पायर था। उस समय हम लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो ओपी सर पहले आईएएस बने थे छत्तीसगढ़ के। तो ओपी सर से हम इतने इंस्पायर हो गए थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र जब इतना आगे जा सकते हैं, तो हमको तो माता पिता के आशीर्वाद से इतना अच्छा स्कूलिंग मिला, इतना अच्छा हम लोग कॉलेज पढ़ने का अवसर मिला। अगर हम हार्डवर्क नहीं करें, हम हार्डवर्क कर लें, तो हार्डवर्क करके हम आगे भी जा सकते हैं। तो पिताजी का एक मोमेंट था। दूसरा था, मेरे पिताजी का देहांत से पहले उनको पैरालिसिस हो गया था। वो पैरालिसिस रहते हुए भी हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे सिलेक्शन के लिए सचेत रहते थे। और पिताजी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी माता जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, और वो मतलब बहुत पुराने ज़माने की मास्टर्स इन होम साइंस थी। वो इतनी जागरूक लेडी थी हमारे परिवार में कि कौन सा एग्जाम न्यूज़पेपर में आ रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है, वो सबसे पहले हमको, हमारे सारे कजन्स को बताती थी। तो हमारे पिताजी माताजी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमको आगे बढ़ाने में।
सर एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कह दिया है सर कि ओपी चौधरी साहब पहले आईएएस थे और उस समय आपके कोचिंग में आया भी करते थे, आप उनसे इंस्पायर भी हैं। सर ओपी चौधरी साहब ने पहले तो कलेक्टर हुए सर, उन्होंने अच्छा नाम कमाया, उसके बाद फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर राजनीति में आए, अब वो विधायक बन गए हैं सर। विधायक के बाद कहीं ना कहीं वो मंत्री पद की रेस में भी उनका नाम बताया जा रहा है कि बन सकते हैं। तो क्या माना जाए प्रतीक प्रधान सर भी उनसे इंस्पायर है, तो क्या आने वाले दिनों में प्रतीक प्रधान सर क्या राजनीति की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि इंस्पायर उनसे है तो सवाल आपसे पूछना बनता भी है। नहीं नहीं, इसका मैं सिरे से इसको खारिज करूंगा। पहली बात तो मैं उनके करियर से, उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जो तरीके से, और जिन्होंने जो स्ट्रगल करके ओपी सर आगे बढ़े, मैं उनसे इंस्पायर था। वो इतनी मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बने। मेरा तो अभी शुरुआत है अपने आधिकारिक जीवन का, और भविष्य में मेरा नहीं ख्याल है कि मैं राजनीति के लिए अपने आप को सुटेबल मानता हूँ। सर कहते हैं सर कि एक सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है सर। आप एक कामयाब अधिकारी हैं, आज एक कामयाब अफसर हैं आप, आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो भगवान का शुक्रगुजार रहे हैं। दूसरा, माता पिता, पारिवारिक माहौल ऐसा रहा हमारा। तीसरा जो मैं बोलूँगा उसमें ना सभी बच्चों को एक टिप्स देना चाहूँगा। सिलेक्शन जो है ना वो जोड़ियों में होता है। जैसे आप किसी के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपका साथी का अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत हद तक चांस रहता है कि अगला सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो मेरा जो पारिवारिक माहौल के साथ साथ जो मेरा पढ़ने का सर्कल था, पढ़ाई का ग्रुप था, उसमें मेरे साथी सबसे पहले डीएसपी 2014 बैच में दीपक मिश्रा सेलेक्ट हुए, देन डिप्टी कलेक्टर गिरीश रामटेके सेलेक्ट हुए, देन उसके बाद वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो हम सभी ग्रुप में तैयारी करते थे। तो कहीं ना कहीं ये यकीन था कि अगर मेरे साथियों का हो रहा है तो मैं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे मेहनत करके अपना सिलेक्शन तो ले लूँगा। तो इतना तो मुझे श्योर था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा करके। सर कई बार देखने में ये आता है सर कि यदि कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में यदि असफल हो जाता है, दूसरे में यदि असफल हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार जाता है। वो कहता है कि नहीं भाई ये कोर्स मेरे लायक नहीं है, अब मैं दूसरा फील्ड चूज करूं या दूसरे फील्ड की ओर जाऊं। तो सर ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये अक्सर तैयारी करने वाले इस फील्ड में ये आम बात है कि जिस कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो, इसमें सिलेक्शन रेशियो जो है वो बहुत कम रहता है। कारण इस वास्ते क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार के पोस्ट पर 242 पोस्ट आए हैं, इसको भरने वाले की संख्या की तादाद जो रहती है वो लाखों में रहती है। अगर आप 242 को लाखों की तादाद में अगर रेशियो भी निकालेंगे तो 1% भी कम से भी कम बैठता है। तो यहाँ पे असफल होने का परसेंटेज 99 है और सफल होने का परसेंटेज 1% है। तो उसमें असफलता तो आएगी ही आएगी। हमको ये देखना है कि हम किस एग्जाम को फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। कई लोग क्या होते हैं, ग्रेड 3 लेवल की तैयारी करते हैं व्यापम। कई लोग होते हैं ग्रेड 2 जैसे पीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीएससी। कई लोग होते हैं ग्रेड 1 की तैयारी, जो यूपीएससी की तैयारी। हमको हमारा एग्जाम को पहले टारगेट करना चाहिए कि हम कौन से एग्जाम को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारा टारगेट यूपीएससी लेवल है तो उसके हिसाब से हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर पहले 2 से 3 अटेम्प्ट में अगर हमारा नहीं हो रहा है तो हम अपना बैकअप पे लेके चलें। स्टेट पीएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो अगर वो 2-3 अटेम्प्ट में लगभग उसका भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको अपनी तैयारी का थोड़ा जायजा लेना चाहिए कि कहाँ पे चूक हो गई, 1-2 अटेम्प्ट और देना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो अपना तीसरा ग्रेड 3 लेवल के एग्जाम की तरफ उसको स्विच करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे नहीं है, इस एग्जाम के बाद इसके पढ़ाई के अलावा भी हमारा एक बहुत बड़ा जीवन रहता है। हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी रहती है, हमारी जिम्मेदारी अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए भी रहती है। तो केवल पढ़ाई को ही मैं ध्येय मानने के लिए नहीं कहूँगा, आप अपना एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर से रखें। अगर आपका वो बैकअप ऑप्शन, अगर आपका मेन सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम आप बैकअप ऑप्शन में जाके अपना भविष्य कम से कम जो तैयारी की फील्ड में जुड़े हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी सर, और एक अधिकारी का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है सर, ये भी जानना चाहेंगे हम। सबसे पहले मेरा जो पहला रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जॉब था उसकी पहली पोस्टिंग बिलासपुर हुई थी। सेकंड मेरा था पोस्टिंग मैनपुर में। उसके बाद इस पोस्ट में रहते हुए मैं पहले सुकमा गया, सुकमा ट्राइबल बेल्ट था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। देन उसके बाद मैं राजनांदगांव के छोरिया ब्लॉक में एज जनपद सीओ था, वहाँ लगभग 2 साल के आसपास मैं वहाँ था। और अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो यहाँ पे है, देवभोग में। सर मैंने ये पूछा था सर कि अधिकारी का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और सर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आप हालांकि अधिकारी हैं, दिन भर आप रूटीन अपने काम में व्यस्त रहते हैं,
लेकिन जब घर जाते हैं सर तो जो जीवन साथी होती है, मैं भाभी के विषय में भी थोड़ा बात करना चाहूंगा सर आपसे। जीवन साथी होती है, जीवन साथी का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि घर जाने के बाद वो आपको किस तरह से बातों को आपसे बातचीत करती है, या ऑफिशियल जितना भी आप लोग का एक तो प्रेशर होता है सर, घर जाने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कूल हो जाऊं, तो जीवन साथी का कितना ज्यादा हाथ होता है सर? मतलब जैसे आप घर पहुंचते हैं तो फिर किस तरह की बातें भाभी के साथ होती है, या कुछ कामकाज को लेकर, या जो तनाव रहता है क्या तनावपूर्ण हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, उन बातों को भी थोड़ा शेयर करेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसके संबंध में यही बताऊंगा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरी वाइफ बहुत कोऑपरेटिव है, और वो खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, खुद प्रोफेसर थी, तो वो वर्क कल्चर को बहुत अच्छे से समझती भी हैं। रही बात तनाव दूर होने का, मैं आपको बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ कि पारिवारिक जीवन, अगर आपके अधिकारी के साथ, आप एक अधिकारी हो और आपका परिवार आपके साथ रहता है, तो बहुत हद तक हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम लोग थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि हमको समय पे खाना, हमारा देख रेख करने के लिए हमारे घर में कोई है। जैसे ही काम से मैं जाके थकता हूँ, मैं आधा घंटा मेरे को अपना जो रिलैक्सेशन करने का अवसर मिलता है, उसके बाद मैं काम को भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी परिवार के प्रति भी रखूँ। तो मेरी वाइफ जो मेरी अर्धांगिनी है, उनको भी मैं कुछ समय देना चाहता हूँ। घर व परिवार वालों से शाम को फ़ोन में बात भी कर सकता हूँ, तो वो बात भी करता हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे। और वाइफ का और फैमिली का बहुत बड़ा वो रहता है हमारे लाइफ में, इंपॉर्टेंस रहता है कि हम जो स्ट्रेसफुल अपना जो काम काज से फ्री होते हैं, तो वो हमको स्ट्रेस बस्टर के रूप में हमारा काम रहता है। आसिफ साहब, आप तमाम सवालों के जवाब तो काफी बहुत अच्छे मुस्कुरा के दे रहे हैं। सर, आप एक सौम्य व्यवहार के अधिकारी भी हैं, आपसे जो भी फरियादी मिलने आता है बहुत अच्छे तरीके से आप मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं। सर, एक सवाल उसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगा आपसे। सर, आप एक अधिकारी हैं, और एक अधिकारी का सर सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए कि सर कि इस काम को हमें पूरा करना है, और आपके लिए कौन सा काम सबसे पहले है सर कि मुझे इस काम को, ये काम तो नहीं रहना चाहिए, काम नहीं रहना चाहिए? हालांकि शिकवा तो आते ही रहता है, लेकिन इसको तत्काल आप निपटाइए, इस काम को पूरा कीजिए, इस तरह का कोई काम आपके जीवन में सर? जी, जैसे ही आप सभी जानते हैं, हम लोग जनपद से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे लगभग सभी योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों में करवाते हैं। मेरी प्राथमिकता में जो है, वो शासन की प्राथमिकता में जो काम रहते हैं उनको हमको पहले करना रहता है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए समय समय पर निर्देश, उसको हम पहले करते हैं। मेरा पर्सनली इस ऑफिस में ये रहता है कि हमारे कार्यालय से संबंधित किसी भी तरह का कोई पेंशन का प्रकरण, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, वो ना रहे। दूसरा, राशन कार्ड के मुद्दे पे भी आप भी जानते हैं, आपने अच्छा कवरेज किया था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। तीसरा, जो भी जनमानस के आम समस्या रहती हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर से जनपद स्तर पे आते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि वो मुद्दे जिला स्तर तक पहुंचे, उससे पहले मैं जनपद स्तर पे उन सभी का निपटारा अपने लेवल पे करने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि शाम को घर जाने से पहले मेरे टेबल में कोई भी पेंडिंग फाइल ना रहे, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सर, हम लोग कई बार ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हितग्राही खुद कहता है कि मैंने पंचायत में आवेदन कर दिया है, लेकिन मुझे घुमाया जा रहा है, वहां पे मेरा काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे हितग्राहियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ऐसे हितग्राही को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, अगर पंचायत स्तर पर आपका काम नहीं हो रहा है तो जनपद स्तर पे आप बिल्कुल, हमारे सभी शाखा डिवाइडेड हैं। यहाँ पे कोई भी शाखा ऐसा नहीं है कि इसके पास 10 काम है, इसके पास 1 काम है। सभी अधिकारियों का जो मैंने कार्य विभाजन है बहुत अच्छे से किया है। अगर आपको किसी भी पंचायत स्तर पे किसी भी विषय पे कोई समस्या हो तो जनपद आप आ सकते हैं, संबंधित शाखा प्रभारी से मिल सकते हैं, आपका निराकरण 100% होगा, इसकी मैं पूरी सुनिश्चित करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, जो पीएस क्षेत्र में जो बच्चे हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रतीक प्रधान सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने बच्चे अभी पीएससी की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम ईजी तो है नहीं, और इसके लिए प्रिपरेशन के साथ साथ मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, सभी प्रिपरेशन करते हैं, सभी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं, गाइडेंस का कहीं कमी नहीं है। बस मैं इतना चाहूँगा, जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप धैर्य रखेंगे, और धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य के लिए जितना फोकस्ड रहेंगे, उतना जल्दी आपको सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर हम धैर्य खो गए, जैसा प्रश्न था, पहले अटेम्प्ट में अगर हम फेल हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो तीसरे अटेम्प्ट के लिए हमको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक कहावत मानी जाती है कि जो मोटिवेशन है वो क्षणिक होता है, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आप अपने
हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई मोटिवेशनल स्पीच को सुनता है, कोई एक्सरसाइज करता है। तो अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड रहने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। सर मैंने अंतिम सवाल पूछा था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, मैं पूछ लेता हूं। सर जिले के जो कलेक्टर साहब हैं आकाश छिकारा सर, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ जो प्रयास के नाम से एक अभिनव पहल जिला स्तर पे किया जा रहा है, सर कलेक्टर साहब के इस अभिनव कदम को लेकर सीओ साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न करें। हमारे युवा कलेक्टर महोदय जी हैं और वो इतने डायनामिक हैं, उनका अप्रोच भी इतना डायनामिक है कि हम सभी उनसे इंस्पायर्ड रहते हैं, इम्प्रेस रहते हैं। इवन हम टीएल मीटिंग में भी रहते हैं तो अधिकतर समय हम सर की ना बातों को सुनते रहते हैं ध्यान से कि सर क्या कह रहे हैं, सीखते रहते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से। सर ने एक बहुत अच्छा अभिनव पहल चालू किया है प्रयास के माध्यम से। उत्कृष्ट गरियाबन करके एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत एक प्रयास नाम का एक अभिनव पहल चालू किया गया, जिसमें अभी जिला स्तर पे बच्चों को एज अ करियर गाइडेंस के तौर पे पीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम इनकी तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए हमारे जिला लेवल के जितने भी पीएससी सेलेक्टेड अधिकारी हैं उनको भी समय समय पे बच्चों को क्लास लेने का भी निर्देश किया गया है। ये हाल फिलहाल में अभी पहल चालू हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है जिसके संबंध में एक बेसिक गाइडेंस सीजीपीएससी के संबंध में भी हो जाएगा, व्यापम से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए संबंध में हो जाएगा, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी करता है उसके संबंध में भी हो जाएगा। तो इस पहल के लिए मैं सर को, कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में ये प्रयास जो चल रहा है वो आगे कंटिन्यू रहे, उसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो ये थे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक प्रधान सर से आपने सुना। सर का कहना है कि यदि कोई बच्चा यदि फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है यदि उसमें सफल होता है, दूसरे में सफल होता है, तो तीसरे में उसे धैर्य बनाने की जरूरत है। कलेक्टर साहब के जो अभिनव कदम को लेकर हमने उनसे बातचीत की, सर का कहना है कि निश्चित तौर पर जो जिले के जो युवा कलेक्टर है जिस तरह का कामकाज कर रहे हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे में आप ओकल टीवी का ये आपको जो ये इंटरव्यू है, आप पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए। निश्चित तौर पर ये हमने इसीलिए चलाया है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमारे क्षेत्र के बच्चे टैलेंटेड भी हैं, बस उन्हें सही गाइडेंस मिलना चाहिए। और वोकल टीवी का भी ये उद्देश्य है, मैं खुद रिपोर्टर रवि तिवारी, मेरा खुद का ये उद्देश्य है कि हम इस तरह अधिकारियों का जो मोटिवेशन स्पीच है, हम इसे मोटिवेशन स्पीच का नाम इसीलिए दे रहे हैं, हालांकि इसे हमने इंटरव्यू के रूप में किया है कि मोटिवेशन स्पीच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर एक सफल अधिकारी है और इस सफल अधिकारी के गुणों को, एक सफल अधिकारी के विषय में जब आप जानेंगे कहीं ना कहीं आपको एक सफलता का मंत्र मिलेगा, मूल मंत्र मिलेगा, और उस सफलता के मूल मंत्र को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। ऐसे में इस तरह के तमाम अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल वोकल टीवी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह के इंटरव्यू और जो भी क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर हो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी।